Hello friends, this is Khushi here. Welcome to my channel Beats of Board. How are you all? I hope you all are fit and fine. So in this video, I had taken the chapter first of mathematics, which is real numbers. In this video, we'll talk about all the important definitions, formulas and theorems which are given in the NCERT textbook and which are very important in the examination point of view. So let's start our video on the chapter real numbers. तो जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं? तो जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब जो काउंटिंग के नंबर्स हैं सिंपली 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उन काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन जो कि रेंज करता हो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, उस कलेक्शन को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि जो काउंटिंग के नंबर्स है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो कलेक्शन था उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते थे। उन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जो 1 2 3 जो है ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। इस कलेक्शन में अगर हम एक और जीरो को ऐड कर दें तो वो जो हमारा जो नया ग्रुप जो ये बन रहा है इसे हम होल नंबर्स बोलेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नॉन एज होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं इन्हें हम W से डिनोट करते हैं। Actually, there is my friend and when we study each other, then she often read W as W, and I always recommend her to read it as W, not W, and then we laugh at each other. So by mistake, I read it as W. By the way, leaving that topic, coming on the chapter. So जो next हमारा जो है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन था उन सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम ले लें पॉजिटिव में और उन सारे नेचुरल नंबर्स के निगेटिव रूप भी ले लें, मतलब जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स क्या था 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसका हम निगेटिव भी ले लें यानी -1 -2 -3 इसे लेकर इन्फिनिटी तक ले लें और उसमें जीरो भी ले लें, तो इन तीनों का जो हमारा कलेक्शन बनता है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नॉन एज इंटीजर्स। जो ये इंटीजर्स होते हैं इन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जब दो इंटीजर्स के डिवाइड करने से जो हमें मिलता है उसे हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए P एक इंटीजर है और Q एक इंटीजर्स है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करें तो इसे ये हमें P/Q के रूप में मिलेगा। तो ये जो P/Q जो हमें दिख रहा है ये जो है हमारा ये रेशनल नंबर है। और ये हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये हमारा Q है डिनोमिनेटर में, ये Q है जो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो रेशनल नंबर्स होता है वो P/Q के रूप में होता है, जबकि Q जो है वो जीरो के बराबर ना हो। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। और अगर कोई भी नंबर्स है अगर कोई भी नंबर है तो मान लीजिए 2 है, अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये जो होगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इसका ये वैल्यू जो है ये डिफाइंड नहीं है। किसी भी नंबर्स में अगर हम जीरो से डिफाइन करें तो उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट है जो है कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी नंबर्स हमारे पास, मान लीजिए A है और B है। जब हम A और B का HCF निकालें और जब उनका HCF 1 आए तो हम कहेंगे कि जो A और B नंबर्स हैं ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1 then the 2 numbers are called रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। इसे हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसा कि आप सभी ने CBSE बोर्ड का जो नया सिलेबस देखा होगा उसमें हमने देखा था कि जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसे हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हमने अपने बचपन में जो ये छोटे क्लासेस में हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला जो कि था डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में हमने इसे पढ़ा था। जैसे
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो वही जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था उसी को बस ये नाम दे दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आप सभी को ये फॉर्मूला जो है वो पता होगा। तो इसको हम तो चलिए इसको हम और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, ठीक है, और एक ऐसा बी दूसरा एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिससे कि वो ए जो है वो उससे वो मतलब वो उसका फैक्टर है उससे वो कट जाता है, ठीक है। और एक होल नंबर क्यू है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो ये हमारा कोसेंट है इसको हम क्यू को कोसेंट लेंगे। और एक आर होल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये 4 नंबर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी क्यू और आर, जहाँ पर ए हमारा जो है वो डिवीजर है, ए जो है वो हमारा डिवाइडेंड है और बी जो है हमारा वो डिवीजर है, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। तो जब ये चारों नंबर जो हैं जब ये ए बी और क्यू आर जब ये चारों मिलके एक रिलेशन फॉर्म करते हैं जो कि है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इसे ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपल। चलिए अब एक जो ये थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, वैसे तो ये थ्योरम हमारे एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, तो इस थ्योरम को आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये हमारे बुक में नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक तरीका है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हैं, ठीक है, जिसमें से ए जो है वो बड़ा इंटीजर है, बी है जो छोटा है। तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 जो है इसका कि जो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने अभी पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसको हमें ए और बी पर अप्लाई करना है। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है इसमें रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और जो हमारा डिवीजर है उससे छोटा हो सकता है या उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो और फिर अगर मान लीजिए कि इन द केस जो कि अगर हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल ना होके 0 से बड़ा हुआ जबकि डिवीजर से छोटा हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो और जो हमारा कोसेंट है उसके बीच उस पर हम दोबारा यूक्लिड लेमा को अप्लाई करेंगे। फिर से अगर हमारा रिमाइंडर कुछ आ रहा है, रिमाइंडर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर से जो हम रिमाइंडर और जो हमारा कोसेंट है उस पर फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा उस स्टेप का जो हमारा कोसेंट होगा वो हमारे इंटीजर्स ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मीन्स फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो ये हमसे कहता है कि जो प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो वैसे नंबर्स जिनके एक और स्वयं के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हों, मतलब एक और स्वयं के अलावा जिसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता हो, उस नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये हमसे कहता है कि जो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं इनको हम इनके जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनके प्रोडक्ट्स का जो उनका मतलब जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सीरीज होगा वो यूनिक होगा, मतलब हर कंपोजिट नंबर का उसका अपने फैक्टर्स होते हैं, उसके यूनिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 3 है, तो ये किस नंबर का मतलब ये किस नंबर के फैक्टर्स है, 6 के फैक्टर्स है ना 2 इंटू 3। तो जो 2 इंटू 3 ये जो सीरीज है ये सिर्फ 6 के लिए एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 का ये 2 और इंटू 3 ये फैक्टर्स हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने से कोई और नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये 6 ही आएगा। तो वही ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि जो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम उनके फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके जो प्राइम्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में। और ये हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमने 6 का एग्जाम्पल लिया तो हमें 2 इंटू 3 मिला था, तो जो इसके हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे वो जो होंगे वो स्वयं जो है वो एक प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अंक से ना कटे, मतलब उसके फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हो, ठीक है।
तो उसका जो रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन है वो होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एग्जांपल से ये समझाया हुआ है मैं 24। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हैं, 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम जो इसके फैक्टर्स है, इसके प्लेस को तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 जो है वो लास्ट में आया है, लेकिन यहाँ पे 3 को पहले कर दिया है, तो इसके प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन जो नंबर्स हैं, फैक्टर्स, इसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर 2 यहाँ पे 3 बार है तो 2 यहाँ पर भी 3 बार ही है। अगर 2 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 अगर 1 है तो यहाँ पर 3 जो है वो भी 1 ही है। ठीक है, मतलब जो उसके फैक्टर्स है उसकी 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 जो डिग्री है, उसके जो पावर है, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन उसके प्लेस को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मान लीजिए कोई नंबर्स है, तो अगर वो P अपन Q के रूप में हो और जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और वो ऐसा होना चाहिए P अपन Q के रूप में कि जो Q है उसका जो मतलब जो Q है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, जो m है वो m यहाँ पे ऐसे रहेगा, 2 इसके ऊपर ये इसका डिग्री होगा, 2 का पावर होगा m। ठीक है, तो मतलब P अपन Q के रूप में है और जो Q है उसका डिनोमिनेटर, उसको अगर हम प्राइम फैक्टर उसका निकालें तो उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 और 5 आए, उनके नंबर्स की मैं नहीं बात कर रही, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये 24 लिया तो यहाँ पर 2-3 बार आया है ये नंबर्स, तो वैसे ही जो मतलब 2 की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, m मान लिया, और 5 की फ्रिक्वेंसी n है। ठीक है, तो अगर P अपन Q के रूप में और Q जो है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m प्लस 5 की पावर n के रूप में है, तो जो हमारा नंबर होगा वो हमारा होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा। और जो सेकंड केस है कि वही अगर जो P अपन Q के रूप में है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो भी रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है Q का, उसके डिनोमिनेटर का, P अपन Q के डिनोमिनेटर जो कि Q है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो ऐसे नंबर्स, मतलब मान लीजिए कोई नंबर है जैसे कि 10/2, तो इस ये डिवाइड करके कम्प्लीटली हमें 5 मिल जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो 10/2 है वो टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अब मान लीजिए कोई नंबर ऐसा जैसे कि 10/3, तो इसको हम डिवाइड करें तो हम ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, 3.333 ऐसे मिल जाएगा। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो बार का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर्स हैं वो रिपीट होते जा रहा है, तो जब वो ऐसे नंबर जो है वो रिपीट होते जाएंगे तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी जो है 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है उसमें जो है एक ही नंबर्स बार बार रिपीट हो, जैसे कि मान लीजिए 3.33 वाला केस था, तो उसमें जो 3 था वो बार बार रिपीट हो रहा था। एक और केस हमें जो मिल सकता है जिसे कि हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं, उस केस में मान लीजिए कोई नंबर है ऐसे 0.10, फिर 100, फिर 10000, तो ऐसे नंबर जब हमें देखने को मिलते हैं तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब इसके में दिया हुआ है इरेशनल के बारे में। तो रूट पी, मान लीजिए कोई नंबर है, तो जो पी है हमारा वो एक प्राइम नंबर है, मतलब जो पी है उसके जो फैक्टर्स हैं उसके कोई फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, उसके फैक्टर्स में सिर्फ वो आएगा, मतलब या तो वो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलेंगे। मतलब जो पी है इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते और उसका अंडर रूट हम लोग ऐसे पी के रूप में लिखें, तो ये जो है हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और जो पी है चूँकि एक प्राइम नंबर है तो इसके जो है फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। मैंने पहले बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 1 से कटते हैं और स्वयं से। जब रूट पी है, मतलब जहाँ पर पी एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम जो है इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है हमारा कि मान लीजिए कि जो ए और बी हैं, अगर ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक इसके बीच एक HCF और LCF और HCF LCM और जो नंबर से ए बी, उसके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसे हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उसमें मैं ये बताया कि जब कोई रेशनल नंबर है P अपन Q के रूप में, तो किस केस में वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में होगा। तो अगर वो P अपन Q के रूप में है
तो जब अगर हम क्यू जो है इसका डिनोमिनेटर, अगर उसका हम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर्स, तो जब क्यू का प्राइम फैक्टर्स निकालने पर अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 प्रेजेंट हो, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में अगर वो तो वो जो होगा जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और अगर वो p अपन q के रूप में, और जो q का जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में ना हो, मतलब या तो 2 और 5 है, और ऐसा भी केस है कि अगर वो उसमें 2 और 5 भी है, उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा नंबर भी है, तो ये जो होगा ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग केस है, ठीक है। मतलब ऐसा p अपन q के रूप में कोई भी रेशनल नंबर जब q उसका जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका होगा, ठीक है। तो यही इसमें बताया हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है हमारा, ये हमें बताया है कि वी कंक्लूड दैट एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, कि ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रत्येक जो रेशनल नंबर्स है उसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।